जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था दोस्तों कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जब हम जीत जाएंगे। एजबेस्टन में सुमन गिल ने अपने स्टार्ट में ही किया 269 और 161। एक बैट्समैन इतनी रन बना दे ताकि पूरी टीम जो है इंग्लैंड की उतनी ना बना पाए। शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग मैन, आउटस्टैंडिंग। ये पहली बार हुआ है in the history of 93 years that India has scored 1000 runs in a test match। ये 93 में, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। इतने होते नहीं है। तो और इसमें सबसे बड़ा योगदान था पहली इनिंग्स में मियां मैजिक और दूसरी इनिंग्स में हमारे बिहार के आकाशदीप। आकाशदीप ने जो परफॉर्मेंस दी है, इट्स जस्ट ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसे इंसान जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत स्ट्रगल से आते हैं। सेकेंड टेस्ट में इन्होंने 4 विकेट पहली इनिंग्स में लिया, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 6 विकेट लिया और इन्होंने क्या किया, दस्सा खोल दिया मैन, दस्सा। दस्सा खोलने से क्या होता है? दस्सा खोलने से ये होता है कि हम ना, इंडिया जो है 336 रन से जीती और ये भी एक बड़ी जीत है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले भी नहीं जीता, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट विन एवर बाय द इंडियन टीम इन अ सेना कंट्रीज। सो वेल डन इंडिया, वेल डन। मतलब आप लोगों ने हमें इतनी खुशी दी, आप सोच नहीं सकते। हमने टॉस हारा और इंग्लैंड ने सबसे बड़ी गलती कर दी इस कॉन्फिडेंस में कि भैया हम बेसबॉल की तरह खेलेंगे और बस हम इंडिया को हरा देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इंडिया बहुत कुछ अनिश्चित कर चुका है। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा चुका है। अब अगली बार कौन होगा ये नहीं, लेकिन बॉस ये तो ऐसा है कि एजबेस्टन बर्मिंघम का जो मैदान था, इट वाज अ टेरिटरी विच वाज नॉट कॉन्कर्ड बाय एनीबॉडी, बट इस बार हमने ये भी खोल दिया। डेट याद रखिएगा, 2 जुलाई 2025 में हमने इंग्लैंड को उसके ही मैदान में धूल चटाई। जब एक इंटरव्यू के अंदर जब सुमन गिल जाते हैं तो उनसे पहले एक रिपोर्टर पूछता है, बड़ी बुरी तरह से पूछता है कि सर आप बार बार आते हो और हार जाते हो, कब जीतोगे इन लोगों के साथ? कौन है ऐसा बॉलर जो आपको 10 विकेट लेकर देगा और जिताएगा? तो शुभमन गिल मजाकिया अंदाज में कहते हैं, कहाँ है मेरा फेवरेट क्रिकेटर, सॉरी, कहाँ है मेरा फेवरेट रिपोर्टर जिसने मुझसे पूछा था। बट एनीवे, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। सो हम, इंडिया इज नोन टू क्रिएट अ हिस्ट्री। सो पहली बार गावा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा और अब इंग्लैंड को सोचने पे मजदूर कर दिया कि भैया क्या हमें वो फ्लैट विकेट देंगे जिसमें वो फंस सकते हैं खुद। इस मैच के अंदर बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स थे कि बुमराह नहीं खेल रहे हैं, करुण नायर को खिला रहे हैं, साई सुदर्शन नहीं खेल रहे हैं, नीतीश रेड्डी को एंट्री दे दी, बॉलिंग नहीं करवाई, क्या करना है, बहुत सारी बातें थी और लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब हमने बैटिंग पे हम उतरे तो रन हमने बनाए, लेकिन रन तो सिर्फ एक ही ने बनाए, सिर्फ 2 सेंचुरी आई दोनों टीम के अगेंस्ट में, बट दोनों टीम्स के तरफ से सिर्फ 2 सेंचुरी आई, जिसके अंदर शुभमन गिल का 430 रन खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से देखिए, और उनके तरफ से कोई नहीं, और बॉलर्स में सिर्फ 2 चले। पहली इनिंग्स में दोनों हमारे जो सिराज और आकाशदीप चले, दूसरी इनिंग्स में सिर्फ आकाशदीप चले। उसके बाद एक सपोर्ट सिस्टम आया स्पिनर्स का। उसके बाद हमने मैच को अपने कब्जे में बहुत ही बुरी तरह से इनको हराने के बाद, मतलब आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड को 336 रन में हराना कोई मामूली बात नहीं है। अब इसके डर से जो हमारे पेसर्स ने जो उनके घर में डेंट मारी है, इसके डर से वो कभी भी फ्लैट पिच तो नहीं देंगे। F1 ट्रैक जो था उसके लिए तो देंगे नहीं, और अब वो डर के मारे अब ऐसा गलती करने वाले भी नहीं है। तो इट वाज बल्ले बल्ले बैटिंग बाय शुभमन गिल, एब्सोल्यूट सिनेमा। शुभमन गिल एंड आकाशदीप एंड मिया मैजिक, दैट वाज फिनोमिनल यार। मतलब तो अगली बात हम करते हैं द स्टार ऑफ द शो, जिसने सोचा ही नहीं था कि वो कभी इंडिया के लिए खेलेगा, जिस स्ट्रगल से वो आते हैं इस तरह। मतलब
इमेजिन करिए आकाशदीप वॉज द हीरो, 6 विकेट लेना, लास्ट इनिंग्स में 7 विकेट चाहिए थे हमको जीतने के लिए, लेकिन आकाशदीप ने हैड डिफरेंट थॉट, वो कुछ और ही सोच बैठा था कि नहीं आज हमें कुछ करना है, और हाँ ऐसा ही आकाशदीप ने किया, 6 विकेट लेकर इंडिया को जिता दिया उन्होंने। तो आकाशदीप की देखिए, आगे हम चलते हैं ना। आकाश, तो आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। विश्वास करो अच्छा ही बोलूंगा। तो उसके बाद आकाशदीप के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, और बहुत जरूरी है बोलना, नहीं बोलूंगा तो नाइंसाफी होगी आकाशदीप की तरफ से। पूरे टूर्नामेंट, पूरे मैच के अंदर आकाशदीप की जो गेम थी, इट वाज बहुत ऊपर लेवल का था, बहुत बड़े लेवल का था, जिससे हमने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि बुमराह हमारे साथ नहीं थे और पहला चॉइस आकाशदीप थे भी नहीं। पहले चॉइस शायद आकाशदीप नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा थे, बट somehow something things happened and then आकाशदीप was in। आकाशदीप की जो जर्नी है बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत गरीबी में गुजरी है, बचपन से ही बिहार में पैदा हुए, वहाँ से क्रिकेट खेलना शुरू हुआ, शौक बचपन से था, लेकिन सुविधाएं नहीं थी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ऐसा भी नहीं था कि वहाँ के प्लेयर्स को मौका मिल सके, तो जिसके वजह से आप देखेंगे कि बिहार में कोई फैसिलिटी नहीं है, सहूलियत नहीं है कि वो कोई आगे करियर ले सके। तो बहरहाल आकाशदीप के ये जो बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, पढ़ाई में उतनी मन नहीं लगता था, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, कोई गवर्नमेंट नौकरी ले और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। जैसा कि हर पिता अपने बेटे के बारे में सोचता है, वैसा उन्होंने भी सोचा। लेकिन आकाशदीप को तो क्रिकेट खेलना था, उनकी माँ बहुत सपोर्ट करती थी उनको, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आकाशदीप के पिता का देहांत हो गया, और थोड़े दिन के बाद उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अब सारी जिम्मेदारी 3 बहन, माँ और खुद की को पालने के लिए आकाशदीप को अपनी करियर को ड्रॉबैक देना था। वहाँ से वो जब उन्हें बिहार में मौका नहीं मिला तो वो चले गए झारखंड। झारखंड में प्रॉब्लम ये थी कि ये टेनिस बॉल खेलते थे, और टेनिस बॉल से लेदर बॉल में खेलने में बहुत इनको कठिनाई हुआ, तो बट उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद वहाँ से वो निकलते हैं और चल जाते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में अपने दिनचर्या को जीने के लिए काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा ऐसे नहीं चलेगा, तो कलकत्ता में उन्होंने क्या, छोटी छोटी टीमों के साथ सॉफ्ट क्रिकेट खेलने लगे, शॉर्ट बॉल क्रिकेट, जिससे उनको कुछ पैसे मिलने लगे, जो कि वो घर भेजने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मोहम्मद शमी से हुई। मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी के बारे में आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद शमी इज द एस बॉलर ऑफ इंडिया। और मोहम्मद शमी ने जब आकाशदीप को देखा तो आकाशदीप को वो बंगाल टीम में लेकर गए, और जहां से फिर नो लुकिंग बैक। आकाशदीप ने डेब्यू किया था, डेब्यू में बहुत प्यारी की थी, उसके बाद एक नो बॉल पे भी विकेट लिया था। तो विकेट लेने के बाद आकाशदीप ने मैं एक बात और बताना भूल गया कि आकाशदीप की जर्नी इतनी स्ट्रगल वाली थी कि आकाशदीप खुद के बारे में नहीं सोचता था। अपने परिवार के लिए कुछ दिन तो उसने क्रिकेट भी छोड़ दिया था, लेकिन शौक था, मौका मिला, कलकत्ता में क्रिकेट खेल रहे थे, शामी मिले, साथ में प्रैक्टिस करने लगे, और उसके बाद उनको बहुत जल्दी रणजी टीम में भी सिलेक्शन मिल गया। उसके बाद घर की हालत थोड़ी सुधरने लगी। फिर एक खबर आती है कि आकाशदीप का तब तक टेस्ट में पदार्पण हो चुका था, और बड़ा डिसेंट सैंपल साइज उनके टेस्ट क्रिकेट का था। विकेट लिए थे, एक नो बॉल पे भी विकेट लिया, लेकिन वो विकेट मिला नहीं, तो फिर उसके बाद फिर एक और विकेट, बहुत जल्दी विकेट सेम ले लिया। तो इस तरह का आकाशदीप की जर्नी रही है। बट सबसे बुरी बात ये लगी कि उनके बहन को ब्लड कैंसर है, सॉरी, उनकी बहन को कैंसर था, और ये जो मैच में उन्होंने दस्सा खोला, दस्सा खोला उन्होंने, और जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये मैं अपनी बहन को डेडिकेट करना चाहता हूँ। एंड दैट्स व्हाट अ वंडरफुल जेस्चर बाय आकाशदीप। आकाशदीप एक ऐसा बॉलर है, वो कोई तुक्का नहीं था। आकाशदीप जो बॉलर है
वो एक अलग ही कैटेगरी में आता है। जैसे कि हम शामी को देखते हैं, मोहम्मद शामी की बॉल जो है सीम पे पड़ती है और वहाँ काटा पड़ती है, लेकिन इनकी जो ये हवा में नहीं स्विंग करते। दो तरह के बॉलर होते हैं, एक हवा में कट करता है और सीधे पकड़ लेता है, ये जो है सीधा चलते हैं और सीम से ही इसके अंदर आती है और बाहर आती है, और जो अंदर वाली बॉल से बहुत डेंजरस है। हैरी ब्रूक से पूछ लो, जब उनके पैरों पे लगा था और दर्द हुआ था और कराते हुए, ओ भाई साहब, दैट वाज फिनोमिनल, दैट वाज फिनोमिनल। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। पूरे टेस्ट में सेकेंड इनिंग्स में इन्होंने 21 ओवर किए थे, 99 रन खर्चे, इकॉनमी 4.6 की थी, लेकिन विकेट 6 लिए थे। और वहां रन बचाना नहीं था, बेसिकली हमको अटैक करना था, हमारे पास रनों का अंबार पड़ा हुआ था, तो हमको विकेट लेना, तो जिसके लिए आकाशदीप ऐसी बॉल की है कि विकेट ले सके ना। दूसरे हीरो के बारे में बात करते हैं, वो है हमारे कैप्टन सुमन गिल। एक ही मैच के अंदर 5 मतलब 430 रन बना देना कोई मजाक नहीं है। मतलब जो इम्पैक्ट उन्होंने मैच में डाला है वो, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। सोचिए कि पिच फ्लैट थी, सभी लोग कह रहे थे कि यार जब वो कैप्टन बने थे तो उनके स्टैट्स उठा के देख लिए, भैया इसको कैप्टन क्यों बनाया, कि आज तक उन्होंने कभी अच्छा खेला नहीं, उनका रिकॉर्ड भी, और वाकई कहना भी सही है, बट दैट वाज अ हिस्ट्री, दैट वाज हिस्ट्री, नाउ इट्स प्रेजेंट। एक बंदा 2 मैच के अंदर 585 रन बनाता है और लोग कहते हैं फ्लैट ट्रैक है। यार फ्लैट ट्रैक है तो बाकी लोगों के लिए फ्लैट ट्रैक नहीं है। हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया इसने एक अलग ही लेवल की बैटिंग की है, और सबके लिए फ्लैट ट्रैक हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि गिल इज वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन बोथ ओडीआईज एंड टेस्ट। 25 साल की उम्र में डबल टर्न बनाते हैं, और वनडे में तो शायद थिंक 24 साल के थे तभी उन्होंने बना लिया था। तो इट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। और सेकेंड टेस्ट में आप जो देख रहे हो कि जो स्ट्राइक रेट था इनका 269 जो उन्होंने बनाया था, 30 चौके और 3 छक्के से सुसज्जित थी ये पारी। इट वॉज वेरी अटैकिंग एंड वेरी थॉट। इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी टीम को वापस बैटिंग ना करना पड़े। दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन कैप्टन इन्होंने ली। पहले इनिंग्स में 1 और सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 161 बनाया, और स्ट्राइक रेट था 99। तो ये 99 का जो स्ट्राइक रेट कभी भी किसी मायने में कम नहीं होता। इट्स अ फिनोमिनल भाई। दूसरी टॉपिक हम बात करते हैं कि शुरू से मतलब बेन स्टोक इतने बड़बोले हैं कि बेन स्टोक की भैया मूर्ति बनानी चाहिए। मूर्ति मतलब कहते हैं कि दुनिया कह रही है, इंग्लैंड वाले तो खुल के कह रहे हैं कि भैया बेन स्टोक इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द एरा। मतलब अभी तक उनके जैसा कोई ऑलराउंडर, क्योंकि इयान बॉथम भी थे, लेकिन इनकी जो बेस्ट, वाकई बेस्ट है। तो मैंने कुछ आंकड़े निकाल के रखे हैं कि ओवरऑल टेस्ट स्टैट्स सिंपल से देख लीजिए कि ये आते हैं 6ठे नंबर पे बैटिंग करने के लिए। कैप्टन है, चाहे तो आ सकते हैं 4th पे, लेकिन नहीं, ये आते हैं 6ठे नंबर पे। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डरते हैं भाई। डरते इसलिए ताकि रिजल्ट इनके खिलाफ ना हो जाए। इन्होंने 113 मैच खेले हैं, 6,814 रन बनाए हैं, 13 सेंचुरी, 35 हाफ सेंचुरी और 35 की एवरेज है। बहुत ही जेन्यून नहीं है, 113 मैच आप खेल चुके हो। और मुझे शायद ये लगता है कि 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के बाद ये आ सकते हैं। 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के बाद ये टेल के साथ खेलना चाहते हैं। यदि ये निकाल गए तो हीरो बन गए, यदि नहीं हुआ तो भैया बोला टेल आउट हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, मारने के लिए हम आउट हो गए। तो ये सारी चीजें बहुत मुझे समझ में नहीं आती कि इसको कैसे देखा जाए। सेंचुरी जो थी, लास्ट सेंचुरी वाज बैक इन एशेस 2023 लॉर्ड्स में। मतलब ये आज 25 पे बैठे हैं और 2023 में उन्होंने सेंचुरी मारी थी। और इट्स बिन लाइक 33, लास्ट 2 साल में उन्होंने एक सेंचुरी नहीं मारी, जिसमें इनकी 33 इनिंग्स हो चुकी है, 886 रन, और 7 हाफ सेंचुरी मारी और 28 का एवरेज है। और इस एवरेज के साथ इंग्लैंड वाले स्टोक्स को महान ऑलराउंडर बता रहे हैं, मेरे समझ के परे है। कैसे मानते हैं मुझे नहीं मालूम। कैप्टनसी भी कोई बहुत ही धमाकेदार नहीं की, बहुत ही एवरेज और जेन्यून नहीं थी।
ऐसा नहीं कि उनका परफॉर्मेंस खराब है, आई रेट हिम स्टिल, जेन्युइनली आई रेट हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, गुड प्लेयर, बिकॉज उनकी जो एक फाइनल में इनिंग्स मुझे याद आती है, एक एशेज में इनिंग्स याद आती है जिसमें उन्होंने जीता था, तो हर कुछ बुरा नहीं है, बट स्टोक्स को ये तमगा दे देना कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दैट इज रॉन्ग, इससे मुझे परहेज है। तो चलो, जब हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम ना थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आ, हम भी जीत तो गए, जीते भी क्यों? हमने जो बॉलिंग चूज की थी, जो हमने बॉलर्स सेलेक्ट किए थे, उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने परफॉर्म किए। जैसे आकाशदीप और सिराज ने विकेट नहीं लेते तो शायद हम ये टेस्ट हार सकते थे, और बाकी जो बॉलर्स थे, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी, जडेजा, सुंदर, इनके खाते में तो विकेट ही नहीं पहली इनिंग्स पे। सेकेंड इनिंग्स में चलो ठीक है, सबने एक एक ले लिया एक्सेप्ट नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी को जब आप बॉलिंग नहीं करा रहे, बैटिंग नहीं करा रहे, तो फिर उसको टीम में रखने का फायदा क्या है? इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेक कुलदीप। तो मुझे पॉसिबल चेंजेस जो लग रहे हैं कि बुमराह आएंगे, और बुमराह आने के बाद आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी विल गो आउट, कुलदीप कैन कम इन, एंड प्रसिद्ध कृष्णा, जो बहुत ही खराब बॉलिंग कर चुके और रिकॉर्ड भी बना चुके, उसके जगह पे बैठे जसप्रीत बुमराह आएंगे। सो तब हमारी बॉलिंग जो है बहुत एक्साइटिंग होगी, और तब तो हमको लगता है कि यस, वी हैव डन समथिंग अचीविंग दी। हो सकती है हमारी नेक्स्ट मैच के लिए जो प्लेइंग 11 है, मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, सुमन गिल, ऋषभ पंत, उसके नीतीश कुमार रेड्डी के बगल पे मैंने कहा कि हो सकता है कुलदीप यादव आ जाए, और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे जसप्रीत बुमराह। दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली जाफर ऑफ अ प्लेइंग 11, और मैं स्टिल चाहूंगा कि आप यू परसिस्ट विद करुण नायर को चांस देना पड़ेगा, एंड इट्स फैंटास्टिक फैंटास्टिक प्लेयर, इज गुड। मौका दीजिए, थोड़ा बिलीव रखिए, सेल्फ बिलीव रखिए, ताकि हम परफॉर्म कर सकें। करुण नायर ने ये आपको जताया है, ये आपके जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें उसने वो परफॉर्मेंस दिया, इसलिए आज आप उसे खिला रहे हो, तो उसके साथ मौका है। गौतम गंभीर को जहां तक मैं जानता हूँ, ही विल गिव एब्सोल्यूट लॉट ऑफ सपोर्ट टू करुण नायर, बिकॉज कुछ तो झलकियां दिखी हैं, तभी आप कर रहे हो यार। ये जो इंडियन टीम है ना, ये सरप्राइज करने के लिए रुकी हुई है, जो और कोई नहीं कर सकता, वो हमने ठान रखे कि हम करेंगे। आप सोचिए कि हमने इंडिया ने लास्ट 3 अवे विंस केप टाउन में किया था 2024, फर्स्ट एवर विन इन दैट वेन्यू, पर्थ में फर्स्ट एवर विन एट दैट वेन्यू इन 2024, एट बर्मिंघम इन 2025 फर्स्ट एवर विन एट दैट वेन्यू। मतलब हमने ये सोच के रखा है कि भैया हम करेंगे और न हाथ छोड़ेंगे। और दूसरी बात और भी, फर्स्ट टेस्ट लीड इंग्लैंड वन बाय 5 विकेट्स, अब सेकंड हमने जीत लिया, थर्ड जो है लॉर्ड्स पे है, जिसमें जसप्रीत बुमराह आएंगे और हमारी टीम काफी सेटल हो जाएगी। अब ऊपर से देख लीजिए, यशस्वी ने सेंचुरी मारी है, राहुल ने सेंचुरी मारी है, आपके शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी है, ऋषभ पंत ने मारी है। अब मुझे लगता है करुण नायर, यू शुड मेक 1 सेंचुरी एंड देन आवर टीम लुक्स वेरी सॉलिड। नीचे से जडेजा ने सेंचुरी मारी है, बॉलिंग थोड़ी सी ठीक ठाक है, अभी अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक टीम इज गुड। और जो हमारा थर्ड टेस्ट होने वाला है वो है 10 जुलाई को, फोर्थ टेस्ट मैनचेस्टर में होने वाला है फ्रॉम 23 जुलाई टू 27, एंड फिफ्थ टेस्ट ओवरऑल ओवल में होने वाला है 31 जुलाई को। सो दिस इज ऑल, एंड दिस इज ऑल। इफ यू हैव नॉट लाइक द चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट माय नोटिफिकेशन। एंड दोस्तों प्लीज यार देखो ना यार, देखो क्या चल रहा है जिंदगी में यार।